दोस्तों, इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है और ये बात मैं अगले 5 मिनट में प्रूफ कर सकता हूँ। The Indian economy is doing well. I am more optimistic today about India. India is set to see significant economic growth in the coming years. Indian Prime Minister Narendra Modi says India will be the third largest economy soon. पिछले 10 इयर्स में कनाडा, ब्राजील, इटाली, रसिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को सरपास करके इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 2027 तक इंडिया $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इनफैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। पिछले 10 इयर्स में 19.2 करोड़ डायरेक्ट और 8.6 करोड़ इनडायरेक्ट न्यू जॉब जनरेट हुई है। कंट्री की डिजिटल इकोनॉमी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.5x से ग्रो होकर ओवरऑल जीडीपी में 11% कंट्रीब्यूशन तक पहुंच चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अपने पीक पर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 34 किलोमीटर पर डे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया का गोल्ड रिजर्व भी 817 टन का रिकॉर्ड हाई नंबर पर पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 डेवलपिंग कंट्री बन चुकी है, जो आने वाले कुछ सालों में यूएस और चाइना को भी सरपास करके नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने की काबिलियत रखती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल में इंडिया डेवलप नहीं बल्कि रीडेवलप कर रहा है? क्योंकि आज इंडिया जिस पोजीशन पर है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पास्ट में इससे काफी आगे था। कुछ लोग बोल सकते हैं कि रीडेवलपिंग का क्या मतलब है। एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है कि भारत एंशियंट टाइम में एक डेवलप देश था, लेकिन फॉरेन इन्वेजन, कॉलोनियलिज्म और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण भारत ने अपना पोटेंशियल खो दिया। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में भारत ने जो तरक्की की है, भारत जो डेवलपमेंट कर रहा है, उसको हम डेवलपमेंट नहीं बल्कि भारत की रीडेवलपमेंट बोल सकते हैं। इन ए सेंस भारत अपने खोए हुए स्टेटस को रिक्लेम कर रहा है और दुनिया में अपने स्टेटस को फिर से अचीव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या यह कंसेप्ट सही है? क्या भारत सच में एंशिएंट टाइम में एक डेवलप देश था? और अगर हाँ, तो इसके ऊपर क्या प्रूफ्स और डिबेट्स है? और फ्यूचर में भारत की डेवलपमेंट के लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है, आइए जानते हैं। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. Indian economy to be at anywhere between 35 and 45 trillion by 2047. According to the IMF, an increase in Indian domestic investment is key. It also said that growth is set to continue in the years ahead. क्या एंशिएंट टाइम में भारत एक डेवलप देश था? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डेवलपमेंट को किस एंगल से देख रहे हो और डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल का इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि डेवलपमेंट को डिफाइन करने का कोई क्लियर फॉर्मूला नहीं है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन समझने के लिए हम कुछ बेसिक फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक देश की विकास की कंपेयर करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि उस देश की जीडीपी ग्रोथ, उस देश ने ट्रेड कितना किया, उस देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना कंट्रीब्यूशन किया, उस देश की कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारे बेसिक फैक्टर्स है जो डिफाइन कर सकता है कि एक देश डेवलपिंग देश है या डेवलप देश है। दोस्तों, फर्स्ट मिलेनियल बीसी से लेकर ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग के बीच में करीब 2.5 मिलेनिया यानी 2500 ईयर्स तक इंडिया दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज हुआ करती थी। इसीलिए तो इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि इंडिया के गोल्डन एरा बोले जाने वाला 1000 एडी के टाइम पर तो वर्ल्ड की 28.5% पॉपुलेशन भारत में रहती थी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड करता था और यहाँ के एम्पायर्स के पास इतना वेल्थ था कि अकेला इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 30% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था। कुछ दूसरे रिसर्च के अनुसार 1 CE यानी कि कॉमन एरा के शुरुआत में भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% थी, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। और वर्ल्ड जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 18th सेंचुरी तक 15% से भी ज्यादा थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने
भारत को डिफाइट एंड कॉन्कर करके धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर 250 इयर्स तक इंडिया को इतना लूटा कि जीडीपी बहुत तेजी से कम होने लगे। और 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जा रहे थे तब हमारी कंट्री वर्ल्ड की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री बन चुकी थी और उस वक्त भारत का जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ 4% ही रह गई थी। लेकिन दोस्तों, कॉलोनियल रूल ने इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने से पहले भारत पूरी दुनिया को क्लोथ्स, स्पाइस, सिल्क और डायमंड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था और ये एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाकी सारे कंट्रीज में होता था। उस वक्त भारत का ट्रेड एम्पायर इतना बड़ा था कि बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स और इन्वेडर्स ने भारत की ओर इसलिए अट्रैक्टेड थी ताकि वो लोग भारत का मार्केट को कंट्रोल कर सके। भारत साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर के कई फील्ड में बाकी सारे कंट्रीज से बहुत आगे था। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म जैसे 4 मेजर रिलीजन के साथ साथ बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और ट्रेडिशन का बर्थ प्लेस भी भारत ही है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक में भारत ने जितना अचीव किया है उन सारे अचीवमेंट को यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी ऐसे कुछ अचीवमेंट मुझे यहाँ मेंशन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे इन्वेंशन के बिना शायद ह्यूमन बीइंग आज की पोजीशन में नहीं पहुंच सकते थे। जैसे कि मैथमेटिक्स में डेसिमल सिस्टम का इन्वेंशन करना, जीरो का कॉन्सेप्ट लाना, पाइथागोरियन थ्योरम और वैल्यू ऑफ पाई का डिसाइड करना, एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक मॉडल की खोज करना, मेडिसिन में कैटरेक्ट रिमूवल का ऑपरेशन के साथ साथ दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन भी भारत में ही हुआ था। आर्किटेक्चर की फील्ड में देखा जाए तो अजंता इलोरा केव्स में सॉलिड रॉक्स की अमेजिंग कास्टिंग और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना आयरन पिलर जिस पर 1600 इयर्स तक से रास्त नहीं लगे। इसके साथ साथ बहुत सारे एंशियंट टेम्पल हजारों सालों बाद आज तक भी मजबूती से खड़ा है। साथ ही साथ लिटरेचर में महाभारत और रामायण जैसे एपिक को हम कैसे भूल सकते हैं। और इन सभी फैक्टर्स को देखें तो एक बात तो क्लियर है, भारत एंशियंट टाइम में सच में एक एडवांस देश था। कम से कम उस टाइम के ज्यादातर देशों की तुलना में डाइवर्सिफाइड कल्चर से लेकर इकोनॉमिक कंडीशन तक हर तरह से बाकी सारे कंट्रीज से डेवलप था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत एक कम्प्लीटली आइडियल देश था। इनफैक्ट जिस भारत की यहाँ पर बात हो रहा है उस भारत को आज के मॉडर्न भारत से हम लोग कम्प्लीटली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एंशियंट टाइम का जो भारत की बात मैं कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोल रहा हूँ और मॉडर्न भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को भी हम एंशियंट भारत में ही कंसीडर करते हैं। यानी कि उस वक्त का भारत बहुत सारे किंगडम्स, कल्चर, लैंग्वेज का एक मिक्सर था। आज हम जिस देश में रहते हैं वो एंशियंट भारत का एक शेडो है। इसीलिए भारत को एंशियंट टाइम में डेवलप्ड देश के रूप में देखना इतना भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि ये एक दृष्टिकोण है जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से भरा हुआ है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, भारत उस वक्त बाकी सारे कंट्रीज से बहुत आगे था, चाहे इनोवेशन की फील्ड हो या फिर साइंस की फील्ड में। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या भारत सच में रीडेवलपमेंट कर रहा है? क्या भारत अपनी खोई हुई स्टेटस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। पिछले कुछ सालों से इंडिया ने हर फील्ड में अपने खोए हुए स्टेटस को पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। Are calling activities on a high, people are making money, there's a lot of euphoria on the dealing desk. The International Monetary Fund last month raised its growth projection for India's GDP to 6.8% this financial year. Last year, it was an impressive 7.8. अभी चलिए दूसरे सवाल पर कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है। इस क्वेश्चन का आंसर इतना भी इजी नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स और अनसर्टेनिटीज पर डिपेंड करता है। मगर फिर भी चलिए हम प्रेजेंट टाइम्स के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। भारत की पहली सबसे बड़ी चैलेंज है गरीबी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया में 1993 से अब तक पॉवर्टी रेट 45.9% से कम होकर
13.4% हुआ है और 270 मिलियन से ज्यादा इंडियंस गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। मगर फिर भी भारत में अब भी काफी ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, लगभग 176 मिलियन लोग जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे जीते हैं और हर दिन सिर्फ $1.90 यानी 150 रुपीज से भी कम पैसों में अपने गुजारा करता है। और इंडिया में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन पर नहीं बाकी सारे फील्ड में भी दिखा जाता है, जिसको रूट से खत्म करना इंडिया के लिए काफी टफ चैलेंज है। दोस्तों, दूसरा बड़ा चैलेंज जो इंडिया फेस कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। राइजिंग टेम्परेचर और बिन मौसम बारिश से लेकर सी लेवल राइज और बायोडाइवर्सिटी लॉस तक इंडिया क्लाइमेट चेंज के सामने काफी वल्नरेबल है, जिसका इफेक्ट हमें हर साल बढ़ती हुई गर्मी में दिख रही है। इसके अलावा इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में भी काफी ऊपर आता है। 2019 में पब्लिश हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस के टोटल ग्लोबल एमिशन में इंडिया ने 7% कंट्रीब्यूट किया था। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक एमिशन को 30 से 35% कम करने की और 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचने का बड़ा चैलेंज लिया है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है और इसीलिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। चलिए अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। तो इंडिया के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पॉपुलेशन। 142 करोड़ सिटीजन के साथ इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें 50% से ज्यादा सिटीजन्स यूथ है और जिनकी एज 25 से भी कम है। और रिपोर्टेडली 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन बढ़कर 1.64 बिलियन यानी कि 164 करोड़ हो जाएगी। और अगर हम इसी यूथ को राइट एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाए तो इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और सोशल सेंस की फील्ड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंडिया की दूसरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 2023 में इंडिया में 820 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा मोबाइल फोन मार्केट है, जिससे इंडिया की डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ और डिजिटल ई कॉमर्स जैसी फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। और यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बेस पर लगता है कि इंडिया के पास प्रेजेंट और फ्यूचर में डेवलपमेंट करने के लिए काफी पोटेंशियल है। हालांकि इसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटीज भी है, जैसे कि चॉइस ऑफ राइट गवर्नमेंट, राइट एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ वगैरह। लेकिन हमें यकीन है कि इंडिया इन ऑब्स्टेकल्स को पार करके काफी आगे निकलेगा। इसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट टाइम में इंडिया काफी ज्यादा डेवलप था, लेकिन उस वक्त की कंडीशन डिफरेंट थी, प्रेजेंट की कंडीशन भी डिफरेंट है और फ्यूचर की कंडीशन भी डिफरेंट ही रहेगी। और इसीलिए इंडिया को फिर से नंबर 1 पोजीशन पर लाने के लिए एक साथ हमें मिलकर ग्रो करना होगा। तो दोस्तों, इंडिया आने वाले कितने सालों में यूएस और चाइना को पीछे छोड़कर अपनी नंबर 1 पोजीशन रिक्लेम कर पाएगा? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।